हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि आपको सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। तो आपको जैसे कि पता है इसमें सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो पहला आप देख सकते हैं, पहली स्टेटमेंट कहती है द कलर ऑलवेज चेंजेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। ये बिल्कुल गलत है, कलर हमेशा चेंज नहीं होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस में, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में तो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होता है। दूसरा है आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मीडियम इज रिफ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है जब भी किसी लाइट किसी सरफेस को मीडियम किसी एक मीडियम में किसी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये भी गलत है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो वो बेंड होती है। तीसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर इन डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये क्या कहता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, मान लेते हैं मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो दिस इज करेक्ट। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी दूसरे मीडियम की तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। तो क्या होता है जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है? तो पहला है द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए आपको क्या बताया गया था कि आपके पास मान लेते हैं लाइट रे ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये आपका एक मीडियम है मीडियम 1 जो कि आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और दूसरा आपका है रेयरर मीडियम। तो आपको पता है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कभी भी लाइट रे जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान रखिए, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो राइट रे पहला क्या है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, ये गलत है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंक्रीज होती है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो डिक्रीज होगी। और चौथा है स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द डायग्राम शोन बिलो। तो आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। तो पहला है आपके पास B इज इंसिडेंट रे एंड C इज रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको दिख रहा है, देखिए लाइट कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। तो लाइट रे A से जो जा रही है दिस इज इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, करेक्ट। दूसरा है A इज इंसिडेंट रे एंड B इज रिफ्रैक्टेड रे। जो A है ये इंसिडेंट रे है और जो B है वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी सरफेस पे टकराने से जब लाइट रे वापस आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टेड नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। C इज इंसिडेंट रे एंड B इज रिफ्रैक्टेड रे, तो ये भी एकदम गलत है। और चौथा क्या है, A इज इंसिडेंट रे एंड C इज रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये वाली जो रे होगी दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज दैट विल बी फॉर्म। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है आपको, ये कैसा लेंस है यहाँ पे रखा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके का लेंस होगा आपके पास, ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये आपको पता है यहाँ पे होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे देखिए फोकस है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है, ध्यान रखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है,
तो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, ध्यान रखना, वर्चुअल एंड एनलार्ज। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ध्यान रखिए वर्चुअल तो होगी, इरेक्ट होती है और साथ में एनलार्ज होती है। कैसी होती है? एनलार्ज होती है। तो अगर आप इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना चाहें तो आप कर सकते हो। यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल भेज देते हैं तो पैरेलल फोकस से होते हुए जाएगी, और दूसरा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज तो बनने से रही, इमेज कहाँ बनेगी? आपको जब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे, तो आप देख सकते हो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं, अगर फोकस से पीछे लाइट जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये कहीं पे भी रहे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल नहीं मिलेगी, बाकी हर केस में आपको रियल इमेज ही मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वही केस होता है जहां पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दी है आपको लाइट की, वो है 600 नैनोमीटर। और आगे आपको पूछा गया द वेव एंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो लाइट रे ए मीडियम से बी मीडियम में विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। तो स्टेप्स टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट in the medium B are given below. Choose an option which has correct sequence of steps to find the wavelength. तो सबसे सही सीक्वेंस इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको क्या होना चाहिए पता? सबसे पहले हमको वेवलेंथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 600 बाई 1.5 जो वेवलेंथ होगी, मान लेते हैं लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ इन मीडियम ए दैट इज 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपको पता है 600 बाय 1.5 ये क्या होता है? दिस इज 400 नैनोमीटर। तो ये दूसरा, इसके बाद ऑब्वियसली सॉल्व करके ये आना है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है? जब भी ऑप्टिकली डेंस मीडियम में लाइट रेज आती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तो ये तो गलत होगा ही होगा, और ये गलत होगा तो ऑब्वियसली ये भी गलत होने वाला है, और इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी क्या है? गलत होगा आपका। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो कौन सा होगा? पहला, दूसरा होगा और देन थर्ड। तो कहाँ है ऑप्शन? ये है हमारे पास ऑप्शन 2, सेकेंड एंड देन थर्ड। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सीक्वेंस क्या होगा? पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और तब वहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायग्राम बिलो शोज द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस ये दिया हुआ है आपको L डैश, और फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ में बना देता हूँ। फोकल लेंथ कौन सी हो जाएगी इसकी? ये जो डिस्टेंस है, या ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू दिस आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए और क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है इमेज। इमेज कहाँ पे बनती है? ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश पे इमेज बनती है। तो आपको ये कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है हमने लेफ्ट हैंड साइड में, आपको ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो कैसे करते हैं? हम यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और f क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा ली जाती है कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, तो दैट इज f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज किधर को बन रही है? ये राइट हैंड साइड में बन रही है, दिख रहा है आपको। तो वो हमेशा क्या ली जाएगी? ये भी पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। और ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/12, f की वैल्यू 1/12 हो जाएगी, f की वैल्यू इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है? 36 माइनस 1/u। एक काम करते हैं, u को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/36 माइनस 1/12। और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/36। तो आप कह सकते हो 1/u
इज इक्वल टू -2/36, -2/36 यानी कि -1/18। तो u इज इक्वल टू, u कितना आ रहा है यहां से, u इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। u इक्वल टू क्या आ रहा है, 18 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो दिया नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, देखिए 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इसीलिए नेगेटिव है। तो आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है जब लेफ्ट हैंड साइड उसने मेंशन किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड उसने ऑलरेडी मेंशन किया तो आपको माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला है बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, दूसरा है बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर से पीछे तो होगी नहीं तो ये गलत है। बिटवीन 12 एंड 24 ये एकदम सही है, 12 एंड 24। और विद इन 20 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन 3 एकदम सही ऑप्शन होगा, बिटवीन 12 एंड 24, 12 एंड 24 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 18। तो 18 सेंटीमीटर पे ये होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पावर ऑफ दिस लेंस। तो आपको फोकल लेंथ दी हुई थी, फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी, फोकल लेंथ वाज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दी थी। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ। अब आप सोचोगे दैट इज 1/12, तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। पावर मैंने आपको बोला था डायोप्टर में जब भी लिखते हैं तो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू 0.12 मीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो पहले ही गड़बड़ हो गए। तो 1/0.12, और आप कह सकते हो दैट इज 100/12 डायोप्टर। तो आप चाहो तो डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 25/3, और अब आप चाहो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज 8.33 डायोप्टर, वो भी पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 3 प्लस 8.33 डायोप्टर। तो देखिए क्वेश्चंस के आंसर जो हैं कितने क्लोज दिए हैं, तो ठीक से आप डिवाइड कीजिए वरना आंसर गलत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया था कितना आया था, -18 सेंटीमीटर अभी आया था ना, -18 सेंटीमीटर। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था और उसने साइन कन्वेंशन लेने के लिए भी बोला है, तो कौन सा साइन होगा, -18 होगा, +18 नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द लेंस LL' इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस। तो हमने लेंस चेंज कर दिया और उसकी फोकल लेंथ, तो लेंस सेम टाइप का, यानी कि लेंस क्या इस समय भी कॉन्वेक्स है लेकिन फोकल लेंथ क्या हो जाती है उसकी 15 सेंटीमीटर हो जाती है। देन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारा, u इक्वल टू था -18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमने चेंज कर दी, f इज इक्वल टू कितनी हो गई इस समय, 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इमेज के बारे में। तो देखिए इमेज क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से 1/u को चाहो तो आप उधर भेज सकते हो, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, और 1/v यहां से 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1/f, f की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये दी हुई है समय 15, तो 1/15 प्लस 1/u की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज -18। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो 15 और 18 का एलसीएम आप ऑलरेडी जानते हो दैट इज 90, और यहाँ पे 15 इंटू 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 इंटू 5 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1/90। और आप कह सकते हो v इज इक्वल टू, क्योंकि v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/v इक्वल टू 1/90, तो v इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा, साइज ऑफ इमेज इज डिक्रीज। तो देखिए आपको पता है जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो देखिए v की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि u की वैल्यू तो सेम है, पिछली बार v की वैल्यू कितनी थी, पिछली बार v की वैल्यू थी 36 सेंटीमीटर, इस समय v की वैल्यू बढ़ गई है 90 हो गई है, तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिए साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2, क्योंकि मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज v/u। तो v जितना बड़ा होगा साइज ऑफ इमेज भी उतनी ही बड़ी होगी, ध्यान रखिए। तो द आंसर इज साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस। ध्यान रखिए सेम तो रहेगा नहीं, और ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, और डिक्रीज होगा नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज, तो इनमें से यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है मैकेनिकल एनर्जी की? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे कोई खास काम आती नहीं है। देन काइनेटिक एनर्जी, हालांकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके ही यूज करते हैं, तो द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि इनमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी जब हम यूज करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ही उसको यूज किया जाता है। तो यूजेबल फॉर्म कौन सी होगी? यानी कि यूज तो सब की जाती हैं, लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट करके की जाती हैं? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके की जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो देखिए ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आपको पता होगी, दैट इज 764 नहीं है, 746 होगा। 746 वॉट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए, दैट इज 746 नॉट 764। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ए एंड बी ऑफ सेम मास क्लाइम द third floor of the same building in 3 minutes and 5 seconds respectively, then the ratio of their power of A to B in the ideal situation। तो ideal situation में उनकी पावर क्या होगी? ध्यान रखिए, तो 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, A और B कितना कितना टाइम लेते हैं? 3 मिनट्स और 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं। तो पावर क्या होगी? तो देखिए पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो देखिए डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, तो पहले मैं पावर ऑफ ए कैलकुलेट करता हूं। पावर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए से डिनोट करता हूं, दैट इज वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए। तो टाइम को अभी हम मिनट में ही ले लेते हैं, तो वर्क डन बाय ए अपॉन 3 हो जाएगा। और वर्क कितना किया उसने? मास ऑफ ए। तो देखिए दोनों का मास सेम है, तो दोनों का मास एम ले लेते हैं, मान लेते हैं मास ऑफ ए इंटू जी, एम जी दैट इज फोर्स, एम इंटू जी दैट इज फोर्स। तो फोर्स कितना होता है? एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोनों में, क्योंकि दोनों थर्ड फ्लोर में गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डी। तो एम जी डी अपॉन 3 मिनट्स, करेक्ट। और पावर ऑफ बी, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसका मास भी एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और डिस्टेंस उसने भी डी ही ट्रेवल किया है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। तो ये तो ऊपर वर्क डन हो गया, और टाइम टेकन कितना है इसका? 5 मिनट्स, तो अपॉन 5 हो जाएगा। तो पावर का जो रेशियो होगा पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए एम जी डी अपॉन 3 डिवाइडेड बाय एम जी डी डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए एम जी डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और 5 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? पावर ऑफ ए इज टू पावर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5:3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5:3। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए मेटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम लाइज एट द 45 सेंटीमीटर मार्क। तो आपको पूछा गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ द स्केल। तो इनमें से बैलेंस्ड पोजीशन कौन सी होगी स्केल की? अब देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है, 80 ग्राम जो है वो किसका मास है? वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मीटर स्केल का, ठीक है ना, वो कहां पे है? मास उसका क्या है? 80 ग्राम है, और वो कहां पे लाई करता है? 45 सेंटीमीटर मार्क पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 पे आपने फलक्रम लगाया है, यहाँ पे 100 पे लगाया है। और चलिए सबको देख लेते हैं, सारे पार्ट्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूछ रहा है हमें कि हमारा जो करेक्ट डायग्राम होगा इसमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा। तो हमको देखिए क्या क्या याद रखना है कि मास जो है मीटर स्केल का मास 80 ग्राम है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस समय कहां पे लाई कर रहा है? 45 सेंटीमीटर मार्क पे लाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए अब सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे लग रहे होंगे, करेक्ट, सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे एक जैसे लग रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? फलक्रम। देखिए ये 50 सेंटीमीटर मार्क हो गया, यहाँ पे देखिए फलक्रम 60 पे है, और इधर आपने इसको 40 पे लटकाया है, और ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है स्केल का? 45 सेंटीमीटर मार्क पे है। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि जनरली हम जो स्केल का मार्क जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज्यूम करते हैं वो सेंटर पे करते हैं 50 सेंटीमीटर मार्क पे, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया है कि ये कितने पे है? 45 पे है। तो इसका मतलब जो मास है स्केल का यानी कि 80 ग्राम, तो 80 ग्राम फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर लगेगा। तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो कौन सा डायग्राम सही होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट यहां से 60 में से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 40 है, और 60 से 45 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
15 सेंटीमीटर। तो देखिए 80 इंटू 15 यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 120, क्योंकि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। और अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें, पहला केस देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है, दैट इज 40 इंटू 40, दैट इज 160। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि बराबर आना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो हर केस में बराबर आएगा, क्योंकि 60 पे ही हमने किया हुआ है और 45 पे ही वो रहेगा। दूसरा केस देखिए 40 इंटू 45, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 इंटू 45 ये होता है, दैट इज यहाँ पे 80 इंटू 15 ये 1200 आएगा, और यहाँ पे 40 इंटू 40 जो है वो 1600 आता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1600, तो ये गलत हो जाएगा। 40 इंटू 45 जो है दैट इज 1800, तो ये भी गलत आ रहा है। यहाँ पे देखिए 40 है और 30 है, तो 40 इंटू 30, देखिए यहाँ पे है 30 ग्राम फोर्स, तो 40 इंटू 30 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1200, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम सबके लिए बराबर था, सेम था, दैट इज 1200, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में भी क्या आ रहा है, 1200 ही आ रहा है, भले ही यूनिट इसकी अलग हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तरीका सही है। ऑप्शन डी में भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो 40 इंटू 80, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी 250 जूल। एक बॉडी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 250 जूल है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg देन चूज द वेलोसिटी एंड मोमेंटम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो वेलोसिटी और मोमेंटम क्या होंगे इन ऑप्शंस में से, तो दोनों चीजें चूज करनी है, ध्यान रखिए हमको, वेलोसिटी भी चूज करनी है और मोमेंटम भी चूज करना है। तो देखिए क्या क्या बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो कितनी है, 250 जूल है, और मास कितना दिया हुआ है, 5 kg। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको ऑलरेडी दी है, दैट इज 250 जूल इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, मास भी आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 kg, तो मास की जगह पे मैं 5 लिख लेता हूं, इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 250 इंटू 5 100 हो जाएगा, 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 100, और वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी खत्म नहीं हुआ, हमको क्या पता करना है, हमको एक और चीज पता करनी है, दैट इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं हम, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है, 5 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी हमने कैलकुलेट की है, 10, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो क्या हो जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड। कहाँ है ऑप्शन 50 kg मीटर पर सेकेंड, ये रहा। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5 ये दोनों सही हो जाएंगे। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ गर्ल एट रेस्ट एट गेट ऑफ society which is 3.2 meter above the road comes down the slope on a cycle without the pedaling। तो G आपको दिया हुआ है, G आपको लेना है 10 न्यूटन पर केजी। तो G की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर केजी हमको ऑलरेडी दी है। यहाँ पे आप को दिख रहा है, यहाँ पे गेट है सोसाइटी का, और सोसाइटी के गेट से उसको रोड पे आना है इस तरीके से, और ये हाइट आपको दी हुई है वो कितनी है, 3.2 मीटर, और आपको G बोला गया है कि G कितना लेना है हमको, 10 न्यूटन लेना है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, द मैकेनिकल एनर्जी पॉसेस्ड बाय द गर्ल एट बी। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी गर्ल की, तो ये कितनी होगी, इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि उसने तभी चलना शुरू ही नहीं किया है। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। दूसरा क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं किसी टाइप की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चेंज इन शेप। अब शेप तो गर्ल का चेंज नहीं हुआ है, ना ही उसकी साइकिल का शेप चेंज हुआ है, तो ये भी गलत है। क्या होता है यहाँ पे, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। आप ग्राउंड से कितनी हाइट पे हो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज नोन एज
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 3.2 मीटर के हाइट पे है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिए, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी विद विच द गर्ल रीचेज द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए देखिए, वापस करते हैं हम, पॉइंट ए नीचे है, पॉइंट बी ऊपर है, तो किस वेलोसिटी से वो नीचे पहुंचेगी? तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है आपको? जी दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो 10 न्यूटन पर केजी। ये जी की वैल्यू आपको दी हुई थी, और उसके अलावा आपको हाइट दी थी कि हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास दैट इज 3.2 मीटर, और यहां पे ऊपर से गर्ल नीचे आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू इसका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जो इसकी होगी वो नहीं पता हमको, वही पता करनी है। और आपको कितने हाइट पे बोला गया है? 3.2 मीटर की हाइट पे। आपको ऑलरेडी पता है कि इधर जाए या इधर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइट कितनी है? 3.2 मीटर की है। तो डाउनवर्ड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको? 3.2 मीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो v कितना है ये नहीं पता है हमको, यही पता करना है। इक्वल टू u तो जीरो हो जाएगा हमारा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? v स्क्वायर। देखिए a कितना है हमारे पास? a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 3.2, ये हो जाएगा 32। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 10 20 इंटू 3.2 दैट इज 64 मीटर। तो v स्क्वायर है ये, तो 64 है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मत लिखिए आप, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर हम जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg then the kinetic energy of the girl at A is। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी गर्ल की एट ए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। ऑप्शंस है हमारे पास, एज्यूमिंग यहाँ पे देखिए नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी लॉस हमको एज्यूम नहीं करना है, कोई भी एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो मास कितना दिया हुआ है गर्ल का? 40 kg दिया हुआ है गर्ल का। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करेंगे? एट ए। ध्यान रखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने हाफ मास हमको पता है कितना है? 40 है, और पिछले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी भी निकाली जो कि थी 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? दैट इज 20। तो 20 इंटू 64 दैट इज 1280 जूल। कितनी हो जाएगी? 1280 जूल। तो ये बहुत ही सिंपल आपके पास ये भी क्वेश्चन था। तो देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो अगला वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg व्हेन शी रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? mgh। तो m आपको ऑलरेडी पता है, m कितना है? मास है उसका 40 kg इंटू जी दिया हुआ है 10, और हाइट टोटल कितनी थी? 3.2 थी। हाइट 3.2 थी, और अगर बीच में है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 1.6। तो इंटू क्या रखेंगे? हाइट कितनी होगी इस समय? इंटू 1.6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 16 इंटू 40 दैट इज 640 जूल। तो करेक्ट आंसर इज 640 जूल। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैकेनिकल एडवांटेज लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट का रिलेशन क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। अब आप कहोगे ये तो कहीं दिया हुई नहीं है, तो क्या करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल टू लोड हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है। मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर लोड हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का आपको फॉर्मूला पता है कि लोड बाय एफर्ट होता है। तो लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ मशीन इज यूज्ड टू हैव
मोर आउटपुट एनर्जी एज कंपेयर टू इनपुट एनर्जी। तो क्या हम मशीन को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको ज्यादा एनर्जी मिले आउटपुट में एज कंपेयर टू इनपुट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनर्जी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो जितनी इनपुट मिलेगी उससे ज्यादा तो आउटपुट एनर्जी हमको मिल नहीं सकती है। दूसरा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो ये भी गलत है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है कई केसेस में। नेक्स्ट क्या है, इफ अ मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये भी गलत है, जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन 1 ही हो, केवल डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कभी कभी मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी होता है या 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन डिजाइन ऑफ मशीन इवन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज द वेलोसिटी रेशियो रिमेन सेम। तो चौथा क्या है कि अगर हमने गिवन डिजाइन है मशीन का, अगर उसके लिए क्या किया हमने, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे केस क्या है कि अगर कोई गिवन डिजाइन है मशीन का, मशीन सेम है, करेक्ट, उसका डिजाइन है कुछ, तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन वगैरह जो भी होते हैं, उसकी वजह से अगर उन लॉसेस को हम कम कर सके तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन क्या उससे वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि वेलोसिटी रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा, भले ही किसी गिवन डिजाइन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद अ कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज 3 मूवेबल पुलीज देन द वेलोसिटी रेशियो। तो ब्लॉक एंड टैकल है और इसमें कितने मूवेबल पुलीज हैं? 3 मूवेबल पुलीज हैं। तो वेलोसिटी रेशियो बड़ा सिंपल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये तो गलत है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर ही होता है, और इस वजह से ये हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, ऐसा तो होता नहीं है। और रीजन इज नॉट मेंशन्ड, तो रीजन तो मेंशन कर ही चुके हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हेयर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमंस इन एयर। तो कंडीशंस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, तो ये कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, करेक्ट। देन साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो ये गलत है, वो बल्कि बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड से। साइज जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, then sound should not be reflected back within 1 second. This is the correct option. 1 second के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको टाइम जो लगना चाहिए वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा लगना चाहिए। So it should be greater than 0.1 seconds. So this is the correct option. अगर 0.1 सेकेंड के अंदर आ गया तो हमको इको नहीं सुनाई देगा। इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 25,000 हर्ट्ज, तो उसको तो हम सुन ही नहीं सकते हैं, तो इको का कोई मतलब ही नहीं रहता वहां पे। और लास्ट आपके पास, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो वैसे ये ऑप्शन भी आपके पास सही है कि जो साइज होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो साउंड की वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। यहाँ पे दिख रहा है एक आदमी खड़ा है किसी वर्टिकल क्लिफ के ऊपर, और आपको बोला गया है कि वो क्या करता है, ही फायर्स अ गन एंड हियर्स द इको इन 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर उसको एक इको सुनाई देता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दी है 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ क्लिफ। तो वो डिस्टेंस आपको पता करनी है जिसपे वो पर्सन जो है वो क्लिफ पे खड़ा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको करेक्ट सीक्वेंस भी पता करना है। तो चलिए हम देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस हम कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 3 सेकंड में साउंड उस तक वापस पहुंच जाता है और 340 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो 2D इज इक्वल टू क्या होता है, 2D इज इक्वल टू
ये आप कह सकते हो 2d/t इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड v। तो v आपको दिया हुआ है 340 और t भी दिया हुआ आपको 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 340 इज इक्वल टू 2d/3। तो पहला ऑप्शन सबसे पहले सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सबसे पहले यही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा 340 इज इक्वल टू, क्योंकि v की वैल्यू जो है 340 दी हुई है, 2d/3, तो ये सही हो जाएगा। और उसके बाद हम d कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 340 इंटू 3/2। तो यहाँ पे आप चाहो तो कैंसिल कर लो, तो ये कितना हो जा रहा है 170। तो ये हो जाएगा 170 इंटू 2, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे होगा 170 या 340, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लो। तो ये 340 इंटू 3 ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पे 170 की जगह 340 इंटू, अगर 170 इंटू 3 होता यहाँ पे तो सही होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि 510 आपका आंसर आ रहा है। 170 इंटू 3 यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 510 आपका आंसर आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 3 में, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन 3 आएगा और 1 आएगा और फिर 3 आएगा। तो 1 एंड 3 ये हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 उसने गलती से लिख दिया, आई थिंक यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि 170 इंटू 2 340 होता है, ना कि 510। तो यहाँ पे 3 की जगह 2 की जगह 3 आएगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस टू 350 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच डिस्टेंस should the person move towards or away from the cliff in order to hear the echo at the same time? Steps are given to calculate the distance. Select the correct sequence of the steps from the given options. तो आपको correct sequence पता करना है। सबसे पहली बात कि हमने किया क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्लिप थी इस तरीके से, और पहले जो डिस्टेंस था वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, और टाइम लग रहा है हमारे पास यहाँ पे सेम। लेकिन अब क्या हुआ है, स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई तो एको जल्दी आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दूर मूव करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं पहले डिस्टेंस d1 था, अब हमको नहीं पता वो डिस्टेंस कितना था, और अब मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो d2 हो गया। करेक्ट, डिस्टेंस कितना हो गया, d2 हो गया। और कितना मूव करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस जो है दैट इज d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू होगा d2 माइनस d1। ये तो सही है। देन अब हम क्या करेंगे, लेकिन टाइम हमको लग रहा है दोनों कंडीशंस में सेम। तो t इक्वल टू पहले क्या था, t इक्वल टू आपको पता होगा, या स्पीड का फॉर्मूला जो आपको पता है दैट इज 350 इज इक्वल टू कितना था d2, क्योंकि इस समय d2 डिस्टेंस है, तो 2d2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 340, तो 340 इज इक्वल टू पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था हमने उसी तरीके से किया था, इसको मैं 2d1 ले रहा हूं इस समय, तो 2d1 अपॉन यहाँ पे 2 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे t आएगा। t टाइम जो है 3 सेकंड्स ही था, तो इसको 3 सेकंड्स ही रहने दो अपॉन 3, और यहाँ पे भी इसको 3 सेकंड्स रहने देते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं हम। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 350 माइनस 340, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 350 माइनस 340 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2d2 माइनस d1, तो 2d2 माइनस d1 आ जाएगा अपॉन 3 सब में है। और d2 माइनस d1 क्या है, यही तो d है, दैट इज d2 माइनस d1, यही d हमको पीछे जाना है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो 350 माइनस 340 आपको पता ही ये होता है 10 इज इक्वल टू 2d बाय 3, तो यहां से d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 30/2, जो कि होगा 15 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। तो हमारे पास क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, तो कोई ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड का तो यहाँ पे नंबर ही नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अज्यूमिंग ऑल द लेंसेज शोन बिलो आर ऑफ द सेम मटेरियल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये सेम मटेरियल के लेंसेज हैं, स्टेट विच लेंस हैज मैक्सिमम पावर। तो देखिए पावर किस चीज पे डिपेंड करता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। अब जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम होगी,
जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी उसकी पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, कर्व देखना है जिसका, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो इसका मतलब जिसका सर्कल जितना छोटा होगा, जिसका कर्व जितना छोटा होगा, उसमें क्या होगा, पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, इसका भी काफी बड़ा बनेगा, इसका तो और बड़ा बनेगा। तो सबसे कम किसका बनेगा, देखिए जो जितना थिक होता है उसका कर्वेचर जो है उतना छोटा बनता है, ध्यान रखिए इस बात का। उसका कर्वेचर क्या बनता है, उतना छोटा बनता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्यू, यानी कि क्यू कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, दैट इज क्यू। क्योंकि इसका कर्व क्योंकि सबसे छोटा बन रहा है तो रेडियस भी इसका क्या होगा, छोटा होगा, और उसकी वजह से फोकल लेंथ भी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी फ्रॉम। तो एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास होता है, तो इसमें जो एनर्जी होती है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक सेल में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है केमिकल फॉर्म में। और यहां से हम क्या ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं। तो यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसीलिए उनको हम इलेक्ट्रिक सेल की जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलना ज्यादा सही होता है उनके लिए। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम बिलो शोज अ पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास 80 ग्राम। तो मास दिया हुआ है यहाँ पे बॉब का, कितना दिया हुआ है, दैट इज 80 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो 80 ग्राम को आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट इज 0.08 केजी। यहाँ पे यूनिट का आप ध्यान रखेंगे तो 80 ग्राम दिया हुआ है, न कि केजी। दूसरा है वेलोसिटी दी हुई है बॉब की एट पोजीशन बी। पोजीशन बी देखिए मीन पोजीशन है, यहाँ पे कितनी दी है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको पता है पॉइंट बी पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी दी है, दैट इज 10 न्यूटन पर केजी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग। अब आपको देखिए, अब आपको क्या क्या पता है, यहाँ पे मास पता है और आपको अब सही ऑप्शंस पता करने। तो मास दिया हुआ था 0.8 केजी और वेलोसिटी दी थी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे चलिए मास दिया हुआ है आपको क्या, 0.5 केजी, आपको ऑलरेडी पता है। तो m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.08 केजी, और वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 0.08 केजी, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहली कंडीशन क्या है, एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। देखिए बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये किस तरीके से मूव करता है पेंडुलम, ये इस तरीके से मूव करेगा और सीधा सी पे जाएगा। तो पॉइंट ए पे मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और बॉटम मोस्ट पोजीशन जो होती है इसकी पॉइंट बी पे, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000 जूल। तो चलिए चेक करते हैं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपको पता है, दैट इज mgh, और वो किसके इक्वल होती है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। क्यों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट ए पे सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, तो दैट इज इक्वल टू mgh। और पॉइंट बी पे सारी की सारी एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, तो दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये चेक कर लेते हैं, तो हाफ इंटू m आपको पता है दैट इज 0.08 इंटू वी स्क्वायर आपको दिया हुआ था, दैट इज 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 0.08 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0.04 इंटू 25। तो 0.04 इंटू 25 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 100, 1.00। तो 1 जूल इसका आंसर आ रहा है। तो ये 1000 जूल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। देन तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब विल बी 125 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम हाइट बोला जा रहा है कि 125 सेंटीमीटर है, तो चेक कर लेते हैं। तो आप यहां पर फिर से यूज कीजिए, mgh इज इक्वल टू क्या था, हाफ mv स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, 1 जूल के। तो mgh इक्वल टू 1 रख देते हैं यहाँ पे। मास आपको ऑलरेडी दिया, दैट इज 0.08, और g भी आपको दिया था 10 इंटू h, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो देखिए 0.08
इंटू 10 कितना होता है 0.8, 0.8 h इज इक्वल टू 1। तो यहां से h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.8, तो दैट इज इक्वल टू 10/8, या इसको आप 10/8 5/4 भी कह सकते हो। और 5/4 कितना होता है, दैट इज 1.25 मीटर। इसकी वैल्यू आ रही है 1.25 मीटर, और यहाँ पे क्या दिया 125 सेंटीमीटर, तो 125 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1.25 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताया कहां पे होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट बी पे। नेक्स्ट है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने कैलकुलेट किया था तो कितनी आई थी 1 जूल आई थी। और लास्ट है एट पॉइंट बी द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बोथ इज 1000 जूल। तो जो पॉइंट बी पे होगी एनर्जी जो होगी बॉब की वो कितनी होगी 1000 जूल, वो गलत है। अभी हमने कैलकुलेट किया था वो कितनी है 1 जूल है, क्योंकि मैक्सिमम 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती कभी भी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के पास। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कैन टेक प्लेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बिल्कुल ये सही ऑप्शन हो गया, पहला ही सही हो गया कि ये किसमें होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होता है एज कंपेयर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दूसरे में क्या है, टेक्स प्लेस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल है, मींस जो उसका क्रिटिकल एंगल है वो क्या है। तो जरूरी नहीं है कि सबका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री हो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके लिए होता है, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब किसी के लिए 42 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल होता है उसके लिए तो सही है, लेकिन किसी के लिए अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 मार्क्स का है तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे। दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं इसमें बराबर ही होते हैं, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। नेक्स्ट है कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ये बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है डेंसर मीडियम में दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अभी मैंने बताया था ना। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ लाइट और थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म। तो ये आप बात देख सकते हो, राइट एंगल प्रिज्म से लाइट पास हो रही है। तो यहाँ पे P से पास हो रही है, P से Q, Q से R, R से S, S से T। अभी क्या कह रहा है, एंगल जो है क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री। मैंने कहा था किसी के लिए हो सकता है 42 डिग्री। तो फिनोमेनन एट द सरफेस AC, तो सरफेस AC देखिए कौन सा है सरफेस AC, A रहा, C ये रहा। तो सरफेस AC ये रहा, पॉइंट R पे ये हो रहा है फिनोमेनन। तो ये कौन सा हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए क्यों, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल C जो होगा हमारे पास, एंगल C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए CQR में तो ये 60 डिग्री है और ये Q एंगल 90 डिग्री है, तो R एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा एंगल, ये 30 है तो नॉर्मल में ये 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए इसको 90 होना चाहिए। तो क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना है 60 डिग्री है। किसके लिए, P से R तक जब लाइट जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री है। तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AC। देखिए अभी मैंने बताया था कितना आ रहा था, वो आ रहा था 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, देखो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है वो। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB। अब AB सरफेस का है, AB सरफेस ये रहा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं नॉर्मल ड्रॉ। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब सरफेस AB के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि लाइट रे RS वाली जो लाइट रे है ये जा रही है यहां से इधर को। तो नॉर्मल ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल जो होगा ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो अब हमको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल जो था ये कितना था 30 था,
ये एंगल जो है वो 60 था, ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये भी कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री है, करेक्ट। तो देखिए 30 है, ये 90 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 30 प्लस 30 कितना होता है 60, और इस पूरे एंगल को कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो 90 प्लस x मान लेते हैं इस एंगल को, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री होना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो चेक करते हैं क्या करके। स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। तो पी क्यू कौन सी है, ये है, तो वो एस टी ये है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमको सही स्टेटमेंट नहीं ढूंढनी है, हमको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्यों सही है, क्योंकि पी क्यू और एस टी सेम मीडियम में है, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है कि कौन से मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। तो क्यू आर ये वाली है और आर एस ये वाली है, ये भी प्रिज्म के अंदर मूव कर रही है, तो सेम मीडियम में है, तो स्पीड इसमें भी सेम होगी। स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस। तो पी क्यू कौन सी है, ये रही, और ग्रेटर देन आर एस बोला जा रहा है। तो ये भी सही होगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में कम होगी। और ऑप्शन 4 है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट रे आर क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। तो आर क्यू की ज्यादा होगी एस टी से। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो हम गलत ऑप्शन को ही ढूंढ रहे थे। तो ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे सॉल्व करना है आपको इससे जरूर हेल्प मिली होगी ये जानने में। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।